जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानी स्वैग पर। देखिए, हम आज इंटर की बायोलॉजी पढ़ाते हैं आपको। अध्याय 1 जीवों में जनन, इसको हम पढ़ते हैं। अध्याय 1 जीवों में जनन। और जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, प्रश्न 1 में दिया गया है इसमें। और देखते हैं जीवों में के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। देखिए, यहाँ पर दिया है जीवों में के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो उत्तर में है, जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा न सिर्फ जीव उत्तरजीविता में मदद मिलती है बल्कि इससे जीव जात की निरंतरता भी बनी रहती है। जैसे किसी की मृत्यु हुई तो कोई न कोई फिर से जन्म ले लिया। जनन जीव के मृत्यु में भी सहायक होता है। प्राकृतिक मृत्यु, वयता व जीर्णता के कारण होने वाले जीव ह्रास की आपूर्ति, मतलब जितने भी व्यक्ति की मृत्यु हुई उसकी पूर्ति भी हो गई जनन के द्वारा, जनन द्वारा ही होती है। जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है और जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती रहती हैं। अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। इन समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। देखिए, प्रश्न 2 में दिया गया है इसमें। चलिए प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न 2 में दिया है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। तो देखिए, जनन के लिए अच्छी विधि क्या मानी जाती है। तो प्रायः लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस जनन को हम अच्छी जनन मानते हैं, अच्छी विधि मानते हैं, को जनन की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती रहती है, उसके साथ साथ जिससे युग्मकों में नए लक्षण विकसित होते हैं तथा नए जीव का विकास होता है जो अपने जनकों से भिन्न होता है। अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायता होता है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों के जीवित रहने के अवसर अधिक होते हैं क्योंकि आनुवंशिक विभिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होता है। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या भी बढ़ती है। अतः लैंगिक जनन ही जनन की अच्छी विधि है। इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे कि लैंगिक जनन ही जनन की अच्छी विधि है और इससे अधिक दिन तक इंसान जीवित रहने के भी चांसेस होते हैं। उसके बाद है प्रश्न 3 में आपको बताएंगे। देखिए, प्रश्न तीसरा है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है। देखिए, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है। तो आधिकारिक आनुवंशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक व आकारिकीय रूप से अपने जनक के यानी अपने पिता के एकदम समान होते हैं। अतः इसे क्लोन कहते हैं। मतलब जैसे उनके पिता होंगे यानी जैसे उनका पूर्वज होगा, सेम उसी तरह से यह अलैंगिक जनन होते हैं। अलैंगिक जनन मतलब जैसे आपको बिच्छू हुई, यह जनन नहीं करते, तो बिच्छू क्या है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन में नर और मादा 2 होते हैं और अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही होता है, नर मादा दोनों एक ही में होते हैं, तो उसे हम अलैंगिक जनन बोलते हैं। देखिए, अगला पॉइंट इसमें दिया है प्रश्न 4 में, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों, क्या यह कथन हर समय सही होता है। तो लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है जो जनक से संतति में स्थानांतरित होती रहती है। युग्मकों की उत्पत्ति व निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुणों युक्त संतति का जन्म होता है। अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। यह कथन सदैव सत्य नहीं होता है। जनकों के रोगग्रस्त होने पर वह रोग आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ प्रश्न 5 में दिया गया है, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति में से किस प्रकार से भिन्न है। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक व संरचनात्मक रूप से जनक के समान होती है, अर्थात अपने जनक का क्लोन होती है। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से जनक से भिन्न होती है। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न 6 में बताया गया है,
अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो। कायिक जनन को प्रारूप अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें बताया गया अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद निम्नलिखित है। इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है। जैसे हमने बताया, अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक होता है, एक ही जनक भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनक में इसमें दो जनक यानी नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन का अभाव होता है। इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन होता रहता है, मतलब उसी से यानी संतान की प्राप्ति होती है। ये तो उसमें स्वयं बनते हैं। यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है। और यह देखिए, यह जनक की जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। तो अर्धसूत्री और समसूत्री क्या है? देखिए, यहाँ पे एक समान विभाजन होता है, मतलब एक समान, जैसे ही जिसे हम क्लोन बोलते हैं अलैंगिक जनन में, कि जैसे उसका पुत्र जन्म लिया तो सेम उसी के समान होगा। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, समान भी हो सकता है और असमान भी, यानी अर्धसूत्री, यानी मान लो उनका चेहरा मिलेगा, बाकी चीजें और नहीं मिलती हैं, तो उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन। यह सरल देखिए यहाँ पे अलैंगिक जनन में यह सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है, लेकिन यहाँ यह जटिल व धीमी गति से होने वाला जनन है। यहाँ पर देखिए, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतत आनुवंशिक रूप में जनक के समान होती है, जबकि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होती है। यानी लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से अपने जनक से भिन्न होती है। जनक इकाई कलिका खंड या जनक का संपूर्ण शरीर होता है। यहाँ जनक इकाई युग्मक होते हैं, यानी एक जोड़े होते हैं। इस प्रकार का जनन निम्न अकशेरुकी व निम्न कार्डेटा में पाया जाता है, जिसमें कशेरुकाएं नहीं होती, मतलब रीढ़ की हड्डियां। यह उच्च पौधों व जंतुओं में पाया जाता है। उच्च पौधों व जंतुओं में पाया जाता है लैंगिक जनन। तो देखिए, आपको इस चैप्टर को हमने पूरा कवर किया। आपके इस बायोलॉजी के पहले चैप्टर को हमने कवर कर दिया इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है इसमें कायिक जनन, आगे है कायिक जनन। तो यहाँ पे कायिक जनन में देखिए, अलैंगिक जनन की ऐसी विधि जिसमें पौधों के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है, अतः इसमें एक ही जनक भाग लेता है तथा इसके द्वारा उत्पन्न संतत आनुवंशिक व आकारिकी में अपने जनक यानी अपने पिता के समान होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक जनन वास्तव में प्रारूपिक अलैंगिक जनन है। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? कोई दो उपयुक्त उदाहरण दो। कायिक प्रवर्धन जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धक का कार्य करता है तथा नए पौधे में विकसित हो जाता है। मातृ पौधे के कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से नए पौधों का पुनर्जन्म कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन के दो उदाहरण है, जैसे हमने बताया, इसमें जैसे मान लो कि गुलाब का जो फूल होता है उसके आप पौधे सिर्फ उसकी डाली को लगा दें तो वह एक वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार आप आलू बोते हैं, आलू के क्या है, आलू को काट कर बो दिए तो वो भी आसानी से आलू से ही आलू बन गया। इस प्रकार से यहाँ पे हम कायिक जनन इसे बोलते हैं, इस प्रकार के जनन को। उसके बाद है अजूबा। इसमें अजूबा के पत्तों में पत्तियों के किनारों से पादपकाय उत्पन्न होते हैं जो मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधे का जन्म देते हैं। आलू के कंद में उपस्थित पर्व संधियां कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। जैसे हमने अभी भी बताया, पर्व संधियों में कलिकाएं स्थित होती हैं तथा प्रत्येक कलिकाएं नए पौधों का जन्म देती हैं। आगे देखिए, इसमें दिया है प्रश्न 8 में दिया गया है, व्याख्या कीजिए किशोर चरण, प्रजनक चरण और जीर्णता चरण या जीर्णावस्था। तो इसमें देखिए किशोर चरण सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण की अवस्था या पौधों में कायिक अवस्था कहते हैं। इसकी अवधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। प्रजनक चरण किशोरावस्था अथवा कायिक
प्रावस्था के समाप्त होने पर प्रजनक चरण अथवा जनन प्रावस्था प्रारंभ होती है। पौधों में इस अवस्था को स्पष्ट पहचाना जा सकता है क्योंकि पौधों में पुष्पासन प्रारंभ हो जाता है। प्राणियों में भी अनेक शारीरिक या आकारिक की परिवर्तन आ जाते हैं। इस चरण में जीव संतति उत्पन्न योग्य हो जाता है। यह अवस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। जैसे पौधों में क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई वृक्ष लगाया है तो वृक्ष में जब फूल आने लगे, जैसे आपने आम को लगा दिए, आम में जब फूल लेता है जिसको हम बौर बोलते हैं, तो उस अवस्था को हम बोलते हैं, यानी उस समय की अवस्था जो होती है वो प्रजनक चरण अवस्था होती है। सेम इसी प्रकार अगर हम पुरुषों में कहा जाए तो पुरुषों में क्या होता है, तो पुरुषों में जब ये अवस्था आती है, आपकी प्रजनक चरण अवस्था आती है, तो उनको यानी मुछ वगैरह निकलने लगते हैं, मुछ दाढ़ी निकलने लगते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रजनक चरण। जीर्णता चरण या जीर्णावस्था, इसको क्या बोलते हैं, तो यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था तथा तीसरी अवस्था होती है। प्रजनक आयु की समाप्ति को जीर्णता चरण या जीर्णावस्था की प्रारंभिक अवस्था माना जा सकता है। इस चरण में उपापचय क्रियाएं मंद होने लगती हैं, उत्कों का क्षय होने लगता है, तो शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है। इसे वृद्धावस्था भी कहते हैं। तो जीर्णता चरण या जीर्णावस्था क्या होती है, यह एक ऐसी अवस्था होती है, उस समय क्या होता है, पाचन शक्ति यानी उपापचय क्रियाएं मंद होने लगती हैं, यानी पाचन शक्ति आपकी कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे करके आपके उत्कों यानी शरीर की उत्कों का नष्ट होने लगता है। शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना भी बंद कर देते हैं। उस अवस्था को हम वृद्धावस्था यानी जीर्णता चरण या जीर्णावस्था बोलते हैं। प्रश्न 9 में दिया गया है, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है क्यों? तो लैंगिक प्रजनन जटिल तथा धीमी गति से होने के बावजूद भी अनेक रूप से उत्तम है। इस प्रकार के जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से नए लक्षण विकसित होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। गुणसूत्रों का आदान प्रदान से विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं जो जैव विकास में सहायक होती हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। आगे देखिए, इसमें दिया है प्रश्न 10 में, व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्म जनन सदैव अंतर संबंधित अंतर्बद्ध होते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन प्रक्रियाएं होती हैं। सामान्यतः लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित यानी डायप्लोइड होते हैं। युग्मक निर्माण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन तथा अंडाणुओं के निर्माण को अंड जनन कहते हैं। इनका निर्माण क्रमशः नर तथा मादा जननों से में होता है। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अर्थात युग्मक अगुणित होते हैं। युग्मक जनन प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है, अतः युग्मक जनन तथा अर्धसूत्री विभाजन क्रियाएं अंतर संबंधित होती है। निषेचन के फलस्वरूप नर तथा मादा अगुणित युग्मक संयुग्मक तथा द्विगुणित युग्माणु बनाता है। द्विगुणित युग्माणु से भ्रूणीय परिवर्धन द्वारा नए जीव का विकास होता है, यानी भ्रूण की अवस्था के द्वारा नए जीव का उसमें विकास होता है। देखिए, उसमें प्रश्न 11 में दिया गया है, प्रश्न 11 में प्रत्येक पुष्पीय पादक भाग को पहचानिए तथा लिखिए कि वह अगुणित यन है या द्विगुणित टूयन। तो यहाँ पर देखिए ये चीज दिया गया है, इसमें इसको आपको पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर दिया है अंडाशय ओवरवे द्विगुणित यन, परागकोश टूयन, उसके बाद अंडा या डिंब यन होते हैं, परागकण अगुणित होते हैं यानी यन होते हैं, नर युग्मक मेल तो यन होते हैं, युग्मन जन यानी द्विगुणित होते हैं। मतलब अंडाशय जो है द्विगुणित यानी टूयन होते हैं। परागकोश जो अपने स्वयं के द्वारा, जैसे जो अपने स्वयं के द्वारा संतान को उत्पन्न करते हैं उन्हें यानी टूयन, उसके अंदर युग्मन जन होते हैं। यहाँ पर देखिए, युग्मन जन शुक्राणु तथा अंड के मिलने के बनी द्विगुणित संरचना टूयन होती है। यानी हमने बताया आपको, युग्मन जन शुक्राणु तथा अंड के मिलने से बनी द्विगुणित संरचना टूयन होती है। जैसे अकेले ही कुछ मिलता है तो उसे हम यन बोलेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न 12 में ब्रह्म निषेचन की व्याख्या कीजिए, इसके नुकसान बताइए। तो ब्रह्म निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन
शुक्राणु नरी युग्मक तथा अन्य मादा युग्मक के संयुग्मन या संलयन को निषेचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्माणु यानी डायप्लोइड जाइगोट का निर्माण होता है। अधिकांश शैवालों, मछलियों में और उभयचर प्राणियों में शुक्राणु नर युग्मक तथा अंड मादा युग्मक का संलयन शरीर से बाहर जल में होता है। इसे ब्रह्म निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यह यानी जितने मादा युग्मक होते हैं उनके शरीर के बाहर यह ब्रह्म निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसे हम ब्रह्म निषेचन बोलते हैं। ब्रह्म निषेचन से हानियाँ क्या होती हैं इसको देखिए। तो ब्रह्म निषेचन से हानियाँ होती हैं, ये हानियाँ बताएगा। जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण करना होता है जिससे निषेचन के अवसर बढ़ जाएं, अर्थात इनमें युग्मक संलयन के अवसर कम होते हैं। संतति अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होती है। संतति यानी संतान शिकारियों द्वारा शिकार होने की स्थिति से गुजरती है। इसके फलस्वरूप इनकी उत्तरजीविता जोखिमपूर्ण होती है, अर्थात संतानें कम संख्या में जीवित रह पाती हैं। यानी अधिक से अधिक जो ब्रह्म निषेचन वाली स्थिति होती है, इससे क्या होती है, किसी व्यक्ति को अगर संतान की प्राप्ति भी होती है तो उसकी मृत्यु होने की चांसेस अधिक बन जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न 13 में जुस्पोर अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनजन के बीच विभेद करें। जुस्पोर अलैंगिक तथा चल बीजाणु यह नग्न चल कसाविका युक्त संरचना है जो अलैंगिक जनन की इकाई है। इनका निर्माण जनक कोशिका के जीव द्रव्य से सूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इनके अग्रभाग पर स्थित कसाविका जल में तैरने हेतु सहायक होती हैं। ये चल बीजाणु धानी में बनती हैं, उदाहरण यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोन, मोनास आदि। युग्मनजन क्या है, लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा युग्मकों के निषेचन से बनी रचना युग्मनजन कहलाती है। यह द्विगुणित होता है तथा विकसित होकर भ्रूण अथवा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों का विकास युग्मनजन से होता है। ब्रह्म निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनजन का निर्माण ब्रह्म मध्य जल में होता है, जैसे मेढक, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में यह मादा के शरीर में विकसित होता है, जैसे मनुष्य। तो यहाँ पर देखिए इस बात में ये बताया गया है कि जैसे मान लीजिए जिसे मतलब कि लैंगिक जनन वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं, दोनों के द्वारा निषेचन होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो डायपोलाइड की संख्या होती है वो 2n होगी, और जिसमें सिर्फ एक ही होंगे उसमें डायपोलाइड की संख्या मात्र 1 होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे प्रश्न 14 में दिया है, युग्मक जनन एक भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए तो युग्मक जनन क्या है, नर तथा मादा जंतुओं में अगुणित युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन बोलते हैं। भ्रूणोद्भव क्या है, युग्मक जनन या युग्माणु से संतति के विकसित होने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। यह सूत्री विभाजन द्वारा होता है। युग्मक जनन 2 प्रकार होते हैं। भ्रूणोद्भव के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं। देखिए आगे इसमें क्या होते हैं, शुक्र जनन होते हैं और अंड जनन होते हैं, लेकिन इसमें युग्मक जनन, निषेचन, विदलन, भ्रूण निर्माण यानी सेगमेंटेशन, फर्टिलाइजेशन, गेमेटोजेनेसिस और विदलन एम्ब्रॉय फॉर्मेशन, ये चीजें इसमें होती हैं। युग्मक जनन भ्रूणोद्भव नर तथा मादाओं जननों में अगुणित युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इस तरह से आपने अब प्रश्न 15 में दिया गया है, एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की संख्या व्याख्या कीजिए। एक पुष्प निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तन पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावर, पुष्पीय पौधों में दोहरा निषेचन तथा त्रिक संलयन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजेशन होता है। इसके फलस्वरूप भ्रूणकोश में द्विगुणित युग्मन जनन तथा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। इनसे क्रमशः भ्रूण तथा भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके साथ साथ बीजाणु में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजाणु बीज तथा अंडाशय से फलावरण का निर्माण होता है।
बीजांड वृत्त बनाता है, अध्यावरण बीजावरण बनाता है, अंडद्वार बीज द्वार बनाता है, बीजांड काय प्रायः नष्ट हो जाता है, कभी कभी भोजन संचित होने के कारण पेरिस्पर्म बनाता है। भ्रूणकोश एम्ब्रोस्टिक, तो ये क्या करता है, तो देखिए अंड कोशिकाएं भ्रूण बनाती हैं, सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, और उसके साथ साथ देखिए प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ध्रुवीय केंद्र कोण भ्रूणपोष बनाता है। अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनाती है, बीज में भ्रूण सुप्तावस्था में रहता है। शायद ये ऑफलाइन क्लास चलाते तो उसमें हम आपको पुष्प को लाकर उस पुष्प के माध्यम से बताने का प्रयास करते और समझा भी देते अच्छे से। यहाँ पर आपको समझाने में थोड़ी सी हमें दिक्कत हो रही है, थोड़ा माफ कीजिएगा। चारों ओर से ब्रह्मकोश तथा अंतः कवच टेस्टोस्टेरोन टिगमेंट से बने अध्यावरण से घिरा होता है। भ्रूण बीज पत्रों के मध्य स्थित होता है। भ्रूण जो है, जैसे मान लो ये फूल है, ये फूल बना है, तो इसके बीच में मध्य में स्थित होता है। भ्रूण बीज पत्रों के मध्य स्थित होता है। फल भित्ति की संरचना के आधार पर फल सरस अथवा शुष्क होते हैं। तो आप देखते होंगे ऐसे करके, जैसे मान लो गुड़हल का फूल है तो इसमें ऐसे ऐसे करके बना हुआ रहता है इस तरह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसमें हम थोड़ा समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है जरूर। देखिए यहाँ पे प्रश्नसूला में दिया है, एक द्विलिंगी पुष्प क्या है, अपने आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्र कीजिए और अपने शिक्षक की सहायता से इसके सामान्य स्थानीय वैज्ञानिक नाम पता कीजिए। तो द्विलिंगी पुष्प क्या है, जब पुष्प में पुमंग तथा जयांग दोनों होते हैं तो वो पुष्प द्विलिंगी कहलाता है। सामान्यतः समीपवर्ती क्षेत्र में पाए जाने वाले द्विलिंगी पुष्प होते हैं, जैसे हो गए सरसों, मूली, मटर, पाइसम यानी बेसिका कैम्पेस्ट्री, सरसों को बोलते हैं, मूली को रेफिनस सटाइवस, मटर पाइसम सटाइवम, सेम को डालिकोस लबलब, अम्लतास को केसिया किस्टुला, गुड़हल हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। अभी हमने गुड़हल की ही बात बताया, तो ये क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। तो हमने बताया कि इस तरह से ऐसे रहता है बना हुआ गुड़हल में, तो ऐसे ऐसे रहते हैं ये चीज़ें, ये तो हम बोलते हैं भ्रूण की अवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी कुकुरबिट पादप के कुछ पुष्पों की जांच कीजिए और पुंकेसर व स्त्रीकेसर पुष्पों को पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या आप अन्य एकलिंगी पौधों के नाम जानते हैं? कुकुरबिट पादप पुष्प एकलिंगी होते हैं। नर पुष्प में जयांग अनुपस्थित होता है। पुष्प में 5 पुंकेसर होते हैं। ये प्रायः 2+2+1 के रूप में संयुक्त रहते हैं। इनके परागकोश व्यावृत होते हैं। मादा पुष्प में पुमंग अनुपस्थित होता है। जयांग त्रिअंडपी युक्तांडपी एक कोष्ठीय तथा अधोवर्ती अंडाशय से बना होता है। इसमें भित्ति लग्न बीजांडन्याशय होता है। अंडाशय से विकसित सरल सरस फल पेपो कहलाता है, जैसे मक्का, जियोमेज। तो ये सब क्या है, एकलिंगी पौधे कैसे होते हैं, तो मक्का जियोमेज जिसे बोलते हैं, खजूर हो गया फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस, पपीता कैरिका पपाया, तो ये सब क्या है, अधोवर्तीय अंडाशय से बने हुए एकलिंगी पौधे हैं। नारियल भी क्या है, एकलिंगी पौधा है। इसमें क्या होते हैं, मादा पुष्प में पुमंग अनुपस्थित होता है, तो जयांग रहते हैं। जयांग इसके अंदर होते हैं लेकिन पुमंग नहीं होते हैं। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, चलिए नेक्स्ट वीडियो हम आपको पहचानने के तरीके बताएंगे ग्राफ के माध्यम से। अभी इसको समझ लीजिए। अंडप्रजक प्राणियों की संतान यहाँ पर दिया गया है। अंडप्रजक प्राणियों का संतान उत्तरजीवी सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है, व्याख्या कीजिए। अंडप्रजक प्राणियों में निषेचित अंडे युग्मनजन का विकास मादा प्राणी के शरीर से बाहर होता है। मादा कैल्शियम युक्त कवच से ढके अंडों को सुरक्षित स्थान पर निक्षेपित करता है। विकास के फलों से शिशु का विकास होता है। शिशु निश्चित अवधि के पश्चात अंडे के स्फुटन के फलस्वरूप मुक्त हो जाता है। अंड प्रजग में ब्रह्म प्रवर्धन होता है। यह पर्यावरणीय